गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अपने लेक्चर में हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा था कि हाफ लाइफ क्या होती है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा डीके रेट और दूसरा टॉपिक है हमारा अल्फा डीके। सो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स वन बाय वन। हम लोग इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए कि डीके रेट क्या होता है। देखो, डीके रेट का मतलब है जिसे हम इसे ना कॉमनली हम लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज एक्टिविटी। इन सम केसेस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इन सम केसेस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिकेइंग इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियाई का डिके हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्टिविटी और डिके रेट। तो इसे हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज़ नंबर ऑफ डिके पर सेकेंड या नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स, बिकॉज डिसइंटीग्रेशन और डिके मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज बीइंग डिक्रीज्ड। सो दैट इज वाई वी मे राइट इट लाइक दिस, आर इज इक्वल्स टू माइनस डी एन ओवर डी टी। ऐसे हमने इसे लिख लिया है। माइनस डी एन ओवर डी टी तो पहले भी आपने रेडियो एक्टिव डिके लॉ में पढ़ा था कि लेमडा एन के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू लेमडा एन। ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास आर इज इक्वल्स टू लेमडा एन आ जाएगा। बट ऑल्सो वी नो दैट एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई द पावर माइनस लेमडा टी। एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई द पावर माइनस लेमडा टी। अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें n की जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा r इज इक्वल्स टू लेमडा एन नॉट ई द पावर माइनस लेमडा टी। हियर दिस लेमडा एन नॉट इज नोन एज आर नॉट विच इज द डिके रेट व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। सिमिलर सा रिलेशन है, r इज इक्वल्स टू आर नॉट ई द पावर माइनस लेमडा टी। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल्स में यूज़ किए जा सकते हैं। आइदर n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई द पावर माइनस लेमडा टी और r इज इक्वल्स टू आर नॉट ई द पावर माइनस लेमडा टी। लेट अस मूव फर्दर। दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि जो डिके रेट है अगर आप उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हाफ लाइफ टाइम के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। R हमें दिया गया है, R इज इक्वल्स टू लेमडा एन। अगर आप इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी ऑफ लेमडा एन। लेमडा इज ए कॉन्स्टेंट, इट विल स्टे आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो हमारे पास आ गया डी एन ओवर डी टी। डी एन ओवर डी टी मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो डी एन ओवर डी टी जो है वो लेमडा एन के बराबर है। यहाँ पे हमने लेमडा एन पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया ये लेमडा स्क्वायर एन। ऑल्सो हमने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन था दैट लेमडा इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, जिसे आप लोग 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ भी बोलते थे। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम ये लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ln2 ओवर टी हाफ का स्क्वायर और उसकी पावर साथ में उसकी पावर 2 और इनटू में मल्टीप्लाइड बाय n। तो डी आर ओवर डी टी यहाँ से हमारे पास आ गया, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। साथ ही मैंने एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ पे और ऐड किया है। वो रिजल्ट भी अभी मैं आपको बताऊँगा, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो बिफोर वी डिस्कस दिस रिजल्ट, हम लोग अभी एक्टिविटी को मेजर करने के 3 यूनिट्स देख रहे हैं। एक्टिविटी को मेजर करने के 3 यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला यूनिट होता है क्यूरी, दूसरा यूनिट है रदरफोर्ड और तीसरा यूनिट है आपके सामने बेक्यूरल। बेक्यूरल की स्पेलिंग जो है ना बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, बेक्यूरल की सही स्पेलिंग। तो आपको ये सही स्पेलिंग याद रखनी है, इट इज़ BECQUEREL। तीनों के सिंबल याद रखने हैं। क्यूरी का सिंबल कैपिटल C स्मॉल आई है, रदरफोर्ड का सिंबल स्मॉल r स्मॉल d है और बेक्यूरल का सिंबल कैपिटल B स्मॉल q है। तो ये सभी सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। क्यूरी, रदरफोर्ड और बेक्यूरल तीनों की अपनी एक खास बात है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो क्यूरी है
वो सिर्फ रेडियम के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। जो आपका ये रदरफोर्ड है ये बहुत जनरल है, इसे आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। और जो बेक्यूरल है ये तो SI यूनिट है रेडियो एक्टिविटी के। तो सबसे पहले क्यूरी देखते हैं हम। अगर आपने 1 ग्राम रेडियम कंसीडर करना है, 1 ग्राम रेडियम, और उसकी एक्टिविटी आप मेजर करना चाहते हैं, तो उस केस में जो 1 क्यूरी है दैट इज राउंड अबाउट 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। बच्चों एक चीज़, ये वैल्यू है ना, ये आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPS। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्यूरी इज़ अ लार्जर यूनिट, तो हमें तो स्मॉल यूनिट्स चाहिए। कई बार स्मॉल यूनिट्स में मिली क्यूरी है विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ क्यूरी, और माइक्रो क्यूरी है विच इज़ 10⁻⁻6 क्यूरी। ये जो मिली क्यूरी है ये होता है राउंड अबाउट 3.7 इंटू 10⁻7 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, और जो माइक्रो क्यूरी है ये होता है 3.7 इंटू 10⁻4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखें आप। इसके बाद हम रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड अभी मैंने आपको बताया इट इज़ ए क्वाइट जनरल यूनिट। तो एक रदरफोर्ड जो है उसमें 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होते हैं, और एक मिली क्यूरी जो है वो 37 रदरफोर्ड के बराबर होता है। ये भी आप याद रखेंगे, 1 मिली क्यूरी इज इक्वल्स टू 37 रदरफोर्ड। और उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है बेक्यूरल। 1 बेक्यूरल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड रादर इट इज़ द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी। So this was all about the decay rate and units to measure the activity. Let us discuss that small part. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सपोज आपको कभी एक्टिविटी 1 क्यूरी दी गई है, एक्टिविटी 1 क्यूरी है, और आपको उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है किलोग्राम में। तो मास फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू 8.9 इंटू 10⁻⁻17 AT½ यहाँ पर A मास नंबर होगा उस एलिमेंट का, और T½ जो है वो हाफ लाइफ होगी सेकेंड्स के अंदर। तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻17 AT²। ये ध्यान रखना है आपको। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव है ये भी, हायर क्लासेस में भी आप इसे पढ़ेंगे। दैट इज़ अल्फा डीके थ्योरी एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अल्फा डीके की बात करते हैं। देखो अल्फा डीके में पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। मैंने 1-2 लाइंस में समराइज़ किया है बेसिक क्या है कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 210 से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियॉन्स में क्या है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 210 से ज़्यादा हैं, ऐसे न्यूक्लियाई में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और जो कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, दे जस्ट बैलेंस ईच अदर। जस्ट बैलेंस मीन्स कि ये जो न्यूक्लियाई हैं दे आर नॉट दैट मच स्टेबल, सो दे वांट टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। हाउ दे कैन अटेन मोर स्टेबिलिटी? और ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट्स एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यू वेरी वेल नो, अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। तो अल्फा पार्टिकल एक डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन है, दैट इज 4 हीलियम। तो ये जो न्यूक्लियाई हैं ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करना चाहते हैं। ध्यान रखना है जब भी किसी भी न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, मान लीजिए X, मैंने कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियस कंसीडर किया है, X इज एनी पेरेंट न्यूक्लियस, कुछ भी हो सकता है, ये यूरेनियम हो सकता है 23892। इसका डीके हुआ, अल्फा पार्टिकल बाहर आ गया, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। और बचेगा क्या? ध्यान रखना है जब भी अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस में से बाहर निकलता है तो जो मास नंबर है दैट गेट्स रिड्यूस्ड बाय 4, और जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2। तो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस फैक्ट। ये आपको अलग अलग एक नंबर का क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा था कि दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड एज द डॉटर न्यूक्लियस। दिस इज अ डॉटर न्यूक्लियस। वाई? तो अगर आप यूरेनियम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में जो डॉटर न्यूक्लियस है दैट विल बी थोरियम 23490। ये ध्यान रखना है। एनीवेज, यहाँ से हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, वो है कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों निकालेगा ये स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए? मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि ये इंडिविजुअल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकाल रहा है? भाई अल्फा पार्टिकल जो है वो तो बहुत ज़्यादा बाइंड है न्यूक्लियस के अंदर,
तो अल्फा पार्टिकल ही क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं? लेट अस डिस्कस दिस फैक्ट। हमारे माइंड में दो क्वेश्चन है, मैंने उन्हें यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 और फिर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। दीज 2 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाई नॉट इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो रिएक्शन अभी मैंने लिखी थी यहाँ पे, ये इनिशियल न्यूक्लियस है आपका, ये फाइनल न्यूक्लियस है, और ये है अल्फा पार्टिकल। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या थी, E इज इक्वल्स टू mc², इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी निकाल लेते हैं कि जब ये रिएक्शन होगी तो एनर्जी यहाँ से कितनी बाहर आएगी। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हमने लगाया, दिस इज mi माइनस mf माइनस m अल्फा। एक्चुअली में ये क्या है, दिस इंडिकेट्स मास डिफेक्ट। दिस थिंग वी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये मास डिफेक्ट है मल्टीप्लाइड बाय c²। ये आपके पास Q वैल्यू आ रही है, इसे Q वैल्यू भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर ये जो आपका यहाँ पे जो इनिशियल न्यूक्लियस हमने लिया है, इफ़ दिस इनिशियल न्यूक्लियस इज यूरेनियम, तो हमने सब कैलकुलेशन वगैरह करके देखा, हमने देखा कि दिस Q वैल्यू इज अराउंड अबाउट 4.27 MeV और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये तो बहुत बढ़िया है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि अगर इस रिएक्शन में से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकलना होता तो हमने देखा कि हमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी 6.1 MeV। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल का निकलना है दैट इज एनर्जेटिकली फिजिबल, एनर्जेटिकली भी वो पॉसिबल है कि अगर आप अल्फा पार्टिकल को निकालना चाहते हैं तो एनर्जी इज रिलीज, और अगर अल्फा पार्टिकल की बजाय आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहते हैं कि बाहर निकल आए तो आपको बाहर से और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा हमें लग रहा था कि भाई ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल का निकलना है दैट इज़ एनर्जेटिकली फिजिबल। अब हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है, लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि ठीक है, अल्फा पार्टिकल का निकलना एनर्जेटिकली फिजिबल है, बट व्हाट अबाउट कि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस ने बाइंड करके रखा हुआ है, तो वो न्यूक्लियर फोर्सेस को तोड़ के अल्फा पार्टिकल कैसे बाहर आएगा, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। उस चीज़ को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्टेन हैवी न्यूक्लियस से यूरेनियम। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, एंड व्हाट वी फाइंड, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आया, इस तरह का ग्राफ है। मैं पहले आपको ये ग्राफ के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर बैठा है उसको वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना वर्क, उसको वहाँ तक पहुँचाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा, वो देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क कैसे निकालते हैं कि अल्फा पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं एट ए पोजीशन एडजेसेंट टू द न्यूक्लियस, तो हाउ मच वर्क यू विल हैव टू डू। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R। दिस फार्मूला यू स्टडीड इन यूनिट 1 इन दिस सेम क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये फार्मूला हमने लगाया, Q1 इज द चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस दैट इज ZE, Q2 इज द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल दैट इज 2E। तो हमने ये वैल्यूज पुट की, हमारे पास K2ZE² अपॉन R आ गया। अगर ये यूरेनियम है तो मतलब Z की वैल्यू 92 है, तो मतलब R कितना, R हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो यूरेनियम न्यूक्लियस है उसका रेडियस 10⁻⁻14 मीटर होगा। हमने ये सारी वैल्यूज पुट की और हमने देखा कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है वो 25 MeV आ रही है, 25 MeV। लेकिन आप देखें जब ये रिएक्शन हुई थी तो अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी लेकर बाहर आया था, अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ 4.27 MeV एनर्जी थी। तो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आया है दैट इज़ रियली जेन्युइन कि भाई अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ 4.27 MeV एनर्जी है, स्टिल अल्फा पार्टिकल इज कमिंग आउट ऑल्दो इट शुड हैव एन एनर्जी ऑफ 25 MeV। तो ये चीज़ हमारे समझ से बाहर थी, क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम इसे नहीं समझ सकते थे। आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम से भी सेम चीज़ समझाई गई है कि अल्फा पार्टिकल ये एक पोटेंशियल वेल है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेल, एक कुआं है जिसमें से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पास 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन अल्फा पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, सिर्फ 4.27 MeV। तो अल्फा पार्टिकल बाहर कैसे आएगा वो हमारी समझ से बाहर था।
तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स उस टाइम पर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम इस फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प, ये जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हमने उसकी हेल्प ली और पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करके हमने इस फैक्ट को समझने की कोशिश की। तो दो फिजिसिस्ट थे, गामो और गुर्ने, 1928 में क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को टनलिंग थ्योरी ऑफ अल्फा डीके कहा जाता है। ये जो टनलिंग थ्योरी है दैट इज़ वेरी पॉपुलर। टनलिंग थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉस्टुलेट उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो दैट इज़ इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। तीसरा कि अल्फा पार्टिकल को आप एक वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आप अल्फा पार्टिकल को एक वेव की तरह ट्रीट करते हैं तो जो आपका ये जो बैरियर है ये वेव को रोक नहीं सकता, क्योंकि जो वेव है वो बैरियर को आसानी से क्रॉस करके जा सकती है। अब वो वेव बैरियर को आसानी से क्रॉस करके कैसे जाएगी वो देखते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक दो चीज़ें लेनी पड़ी, वो देखिए ध्यान से आप। मैंने सबसे पहले लिखा है साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, वो है राउंड अबाउट 10⁻⁻14 मीटर। अल्फा पार्टिकल की स्पीड जो है हमने ली है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से टाइम हमने निकाल लिया कि अल्फा पार्टिकल को अगर न्यूक्लियस को क्रॉस करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमने लगाया डिस्टेंस ओवर स्पीड, और हमने देखा कि इतना टाइम लगता है 10⁻⁻21 सेकेंड। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी निकालें इसका रेसिप्रोकल करके तो वो फ्रीक्वेंसी आती है 10⁻21 पर सेकेंड। तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकेंड में अल्फा पार्टिकल ये जो पोटेंशियल बैरियर था, या यूँ कहें कि जो न्यूक्लियस की वॉल्स हैं उन्हें राउंड अबाउट 10⁻21 टाइम्स स्ट्राइक कर रहा है एक सेकेंड के अंदर। तो अब यहाँ से ना एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप। अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप भी कितनी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अल्फा पार्टिकल एक टनल बना के बाहर निकल आता है। क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से जब हमने इस पोटेंशियल वेल के बाहर, ये बाहर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो प्रोबेबिलिटी फाइनाइट आ रही थी। इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट आउटसाइड द पोटेंशियल वेल एंड इट कम्स आउट बाय मेकिंग अ टनल। तो ये टनल बना के बाहर आता है, इसी को टनलिंग थ्योरी ऑफ अल्फा डीके कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टनल थ्योरी है इसमें हमने ये जो 2-3 बातें एज्यूम की थी ये आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, और ये आपको जो फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाई है ये फ्रीक्वेंसी और साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मेंशन करके आनी है बच्चों। तो मैंने आपको आज 2 टॉपिक बताए हैं, सबसे पहला डीके रेट और दूसरा है अल्फा डीके। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से घर पे रीड करेंगे। मैं आपको नोट्स PDF से सेंड कर दूंगा। आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड मॉर्निंग।